दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति बदल रही है या भारत का समाज बदल चुका है? भारत के समाज के भीतर का परिवर्तन क्या भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है या फिर राजनीति अपने तौर पर इस देश की सामाजिक व्याख्या खुद करने को तैयार है? बड़ा उलझा हुआ सवाल यह मौजूदा राजनीतिक वक्त में है, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय शायद उसके अपने अतीत की राजनीति से बिल्कुल उलट है। इस दौर ने मंडल और कमंडल की राजनीति देखी है, और जिसने भी उस दौर को देखा होगा, 35 बरस पहले इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा था, किस तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे थे, भारत की राजनीति में नए नए राजनीतिक दल कैसे उभरते चले गए, और उस दौर में कमंडल की राजनीति ने भी किस तरीके से भारतीय समाज के भीतर हिंदुत्व को लेकर जो जनजागरण किया या फिर हिंदुत्व को लेकर जो सियासी मोटी लकीर खींची। आप उस दौर को अगर मौजूदा वक्त के वक्त में लाकर खड़ा कर दें, तो हो सकता है आपके जहन में अब यह सवाल होगा, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगले बरस जनवरी में हो जाएगा, प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। तो क्या कमंडल की राजनीति की उम्र पूरी हो गई और मंडल की राजनीति का दूसरा हिस्सा इस दौर में भारतीय राजनीति को इसलिए प्रभावित कर रहा है क्योंकि कमंडल की राजनीति को छोड़कर अब मंडल की राजनीति का दामन बीजेपी ने थाम लिया? बाकायदा संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब खुले तौर पर इस ऐलान के साथ आए कि वह ओबीसी हैं, और जाति समीकरण के आश्रय उन्होंने जिस सोशल इंजीनियरिंग को अपने साथ लाकर खड़ा किया, उसका एक ही नारा था, इस देश से कांग्रेस को साफ कर देना है। और कांग्रेस के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अगर समझिएगा तो कांग्रेस कभी भी मंडल के पक्ष में उस दौर में नहीं रही जिस दौर में मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश के भीतर में राजनीति की विभाजन रेखा को खींच भी रही थी और सामाजिक न्याय का एक नया पाठ पढ़ा भी रही थी। आज बकायदा दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी। तकरीबन 4 घंटे की इस बैठक के बाद राहुल गांधी अपने चारों मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए। साथ में केसी वेणुगोपाल और साथ में जयराम रमेश भी मौजूद थे। लेकिन 4 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने खुले तौर पर कहा, हमारे 4 ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनमें से 3 ओबीसी हैं। जबकि बीजेपी के पास दर्जन भर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ओबीसी है, और उस ओबीसी की भी राजनीतिक गद्दी इस बार चली जाएगी। जिक्र मध्य प्रदेश का लेकर कर रहे थे, लेकिन यह तो एक राजनीतिक तौर पर तंज है। उसके आगे की परिस्थिति यह है कि अगर एक वक्त पार्लियामेंट के भीतर मंडल को लेकर राजीव गांधी के भाषण को सुन लीजिएगा, तो राजीव गांधी ने उस दौर में कांग्रेस को मंडल के साथ या उस मंडल की राजनीति के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं किया था। और उसी के बाद से भारत की राजनीति में कांग्रेस का वोट बैंक पिछड़े तबके का कुछ इस तरीके से खिसकता चला गया कि कांग्रेस बिहार और यूपी में हाशिए पर आकर खड़ी हो गई। और मौजूदा वक्त में बीजेपी ने उसी तार को थामा और उसी सोशल इंजीनियरिंग और पिछड़ा राजनीति के आश्रय बिहार के भीतर अपने कद को बढ़ाया, तो उत्तर प्रदेश के भीतर पूरी ताकत के साथ सत्ता में आकर खड़ी हो गई। जबकि महज कमंडल की राजनीति को समझे तो उतना तीखी राजनीति जो 35 साल पहले हो रही थी और उत्तर प्रदेश उसके केंद्र में था, तब भी इतनी सफलता नहीं मिली थी। उस वक्त कल्याण सिंह भी दोबारा सत्ता में आ नहीं पाए थे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। लेकिन पिछड़ा राजनीति के बाद की परिस्थिति में पहला मौका है जब बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को थामा, ओबीसी को थामा, जाति की राजनीति को अपने अनुकूल किया, और उसके बाद उसको जीत मिलती चली गई। तो कांग्रेस के भीतर पहली बार खुले परिवर्तन के साथ राहुल गांधी अब इस दिशा में चल पड़े हैं कि अगर राजनीतिक सत्ता इस देश में चाहिए तो सत्ता का जो वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा सेंध लगाना होगा। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीतिक सेंध भर का नहीं है,
सवाल उसके साथ यह भी है कि इस देश के भीतर जिस विकास की नीति को अभी तक कॉरपोरेट या पूंजी या बाजार इकोनॉमी के आसरे खींचा जा रहा था, उसको पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा, हमसे गलती हुई, हमने उस दौर और उस परिस्थिति को नहीं समझा। इस देश के भीतर में न्याय तभी मिल सकता है जब पिछड़े तबके की भागीदारी समाज की मुख्यधारा में होगी और वो हर क्षेत्र में होगी। तभी इस देश के भीतर में असल न्याय होगा, असल डेवलपमेंट होगा। तो एक नए पैराडिम के तहत भारत की राजनीति बदल रही है या भारत का समाज बदल रहा है, क्योंकि चंद दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा था कि दरअसल हिंदू वोट बैंक को बांटने की दिशा में कांग्रेस बढ़ी है, इसीलिए जातीय जनगणना का जिक्र कर रही है। और जातीय जनगणना को लेकर आज राहुल गांधी ने उसको एक नए तरीके से अपनी सहमति कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जिस बात को कहा, हमें लगता है आज पहले उसे जरूर सुनना चाहिए। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। तो राहुल गांधी ने क्या चुनावी राजनीति को साध लिया है? क्योंकि आज चुनाव आयोग ने जैसे ही 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके ठीक 2.25 घंटे के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आ गए और अपने चारों मुख्यमंत्री को लेकर आए। अतीत में जो गलती हुई उसको स्वीकारा, नए तरीके से डेवलपमेंट को एक नई सोच के साथ रखने का प्रयास किया। और जिस सामाजिक न्याय का नारा एक वक्त मुलायम सिंह यादव या फिर लालू यादव या कांशीराम भी लगाया करते थे, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस को उस राजनीतिक जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया जो इस देश के भीतर में वोट बैंक के लिहाज से और सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में एक बड़े सवाल के तौर पर उभरता रहा है। और चूंकि कांग्रेस हमेशा से दूसरी तरफ खड़ी रही, तो निशाने पर कांग्रेस आई और राहुल गांधी की राजनीति ने कांग्रेस को उसी लकीर के इस पार लाकर खड़ा कर दिया कि अब राजनीति कीजिए। और शायद मोदी और शाह की राजनीति के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। वजह भी यही है कि दिल्ली में बीजेपी के भीतर भी बैठकों का दौर शुरू हुआ और यह सवाल बड़ा होता चला गया कि अगर ऊंची जाति के वोट बैंक को अपने अनुकूल करना है तो खामोशी बरतनी होगी। लेकिन बीजेपी का सच बड़ा अजीबोगरीब है। वह हिंदू पार्टी जानी जाती है, ऊंचे जाति की राजनीति करने वालों के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ों का वोट बैंक है। और पिछड़ों को लेकर इस देश के भीतर क्या कुछ हुआ है, यह सवाल राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने सचिवों को लेकर खड़ा किया कि 90 सचिव में से सिर्फ 3 सचिव हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज पत्रकारों के बीच भी राहुल गांधी इसी बात का जिक्र कर गए, जहां पर उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों के बीच कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़ा हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं कोई क्या? सवाल इसके साथ एक और उठा, कांग्रेस के अपने राज्यों के भीतर जो सचिव निर्णायक पोजीशन पे हैं, क्या उन सचिवों की तादाद में 7% से ज्यादा भी
पिछड़ों की परिस्थिति है या नहीं है? नहीं है। वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक ही क्यों ना हो। इन जगहों पर भी सरकार के भीतर पिछड़ों की भागीदारी या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी उस तर्ज पर नहीं है जितनी कि इस देश में उनकी जनसंख्या है। तो क्या भारत के भीतर में इस राजनीति, मौजूदा वक्त की राजनीति, एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कर रही है? एक ऐसा परिवर्तन इस देश के भीतर में आने वाला है जो कि आने वाले वक्त में भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदल देगा? या सिर्फ ये एक चुनावी तौर पर लिया गया नारा है या निर्णय है? हमें लगता है कि आज कुछ पन्नों को जरूर खोलिए और समझिए, क्योंकि भारत के भीतर में अगर सभी राजनीतिक दल इस आधार पे अब आकर खड़े हो गए कि पुराने दौर का विकास, और प्रधानमंत्री मोदी भी जो 5 ट्रिलियन को लेकर चल रहे थे, विकसित बनाने की दिशा में चल रहे थे, और जो कॉरपोरेट के सहयोग भी के साथ खुद को आगे बढ़ा रहे थे, क्या उसमें सेंध लग गई? और जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो उसके बाद एक नई राजनीति का उदय इस देश के भीतर होगा, या उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी के सामने अब यह बड़ा सवाल है वह किस रास्ते को अख्तियार करती है। हमें लगता है इस दिशा में जाएं उससे पहले एक बात और समझ लें। राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया और जिसको ताल ठोक के वो कहते हैं कि 90 में से 3 सचिव ही पिछड़ा तबके के हैं, तो क्या उनकी भागीदारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? हमें लगता है कि ओबीसी को लेकर पार्लियामेंट के भीतर भी जो उनकी तादाद है वो सिर्फ 22% है, जबकि 52% होनी चाहिए। उसको बढ़ाने की स्थिति में सबसे आगे कौन है? लेकिन चूंकि नौकरशाही का जिक्र है तो जरा समझिए कि ग्रुप ए में इस देश के भीतर में ओबीसी की तादाद 16.8% है, ग्रुप बी में 15.7% है, ग्रुप सी में 22.5% है। यानी 52% ओबीसी हैं, लेकिन भागीदारी 16 से 22% या 15 से 22% के बीच में ग्रुप ए बी सी में नौकरी करते हुए लोगों की मौजूदगी है। अगर आप लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट भी देख ले तो लोअर कोर्ट में उनकी तादाद 23.8% है, हाई कोर्ट में सिर्फ 12% ओबीसी की मौजूदगी है। तो क्या यह परिवर्तन उस दिशा में अब इस देश के भीतर में राजनीति में सत्ता पाने के बाद इस नारे के साथ अब परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि जब इन बातों का जिक्र करते हैं तो एक क्षण के लिए हमको लगता है बिहार की परिस्थिति को भी समझिए। बिहार के भीतर मौजूदा वक्त में ओबीसी के 99 एमएलए हैं, होने चाहिए जनसंख्या के लिहाज से 153, यानी इस वक्त जो है 40% हैं, होने चाहिए 63%। लेकिन एक दूसरा सच भी परखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने आर्थिक तौर की परिस्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, और सही मायने में इस देश के भीतर न्याय तभी मिलेगा जब उस तबके की आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाएंगी, यानी सामान्य तौर पर मेन स्ट्रीम के अनुकूल हो जाएगी। सही बात है, इस देश के भीतर होना चाहिए, लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि बिहार में जो आरजेडी के 76 एमएलए हैं उसमें से 64 करोड़पति हैं, जनता दल यूनाइटेड के 43 एमएलए हैं, उसमें से 38 करोड़पति हैं, कांग्रेस के 19 एमएलए में से 14 करोड़पति हैं, बीजेपी के 73 में से 65 करोड़पति हैं। बात इससे आप नहीं समझ पाए। दरअसल सबको मिला दीजिएगा तो 99 एमएलए जो ओबीसी के तबके से आते हैं उसमें से 96 एमएलए विधायक जो हैं करोड़पति हैं। और बिहार के समाज का सच यह है, जो नीति आयोग की आखिरी रिपोर्ट 2021 में आई, मल्टी डायमेंशनल पुअर को लेकर उसने जो रिपोर्ट फाइल की, उसके मुताबिक बिहार में हर दूसरा शख्स जो है गरीब है। तो भारत के कॉरपोरेट के भीतर, भारत की पॉलिटिक्स के भीतर, भारत के भीतर हर संस्थान को संभाला हुआ व्यक्ति अगर आर्थिक तौर पर संपन्न है, तो क्या मौजूदा वक्त का सच और जरूरत दोनों यही है कि अब उस पिछड़े तबके को, उस शेड्यूल कास्ट को, उस शेड्यूल ट्राइब को मेन स्ट्रीम में लेकर आइए जिससे वह करोड़पति अरबपति हो जाए? यह एक सच है। दूसरा सच इस देश के भीतर का यह है कि यह यकीनी तौर पर राहुल गांधी ने आज जिस बात का जिक्र किया कि हमें अडानी का समाज नहीं बनाना है जिसमें उनके हाथ में पूरी पूंजी रहे, हमें तो इस देश के भीतर में सभी के हाथों में पूंजी थमानी है। और इस दौर में एक अमेरिकी मार्केटिंग एनालिसिस फर्म है मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इनकी एक रिपोर्ट निकल कर आई।
उसने बताया कि 2003 में भारत की जीडीपी सिर्फ 51 लाख करोड़ थी और 2023 में भारत की जीडीपी 312 लाख करोड़ है। इतना इजाफा भारत की इकोनॉमी में हुआ है। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि भारत के भीतर में जो दौलतमंद लोग हैं, उनकी दौलत में इजाफा जो हुआ है वह 16 गुना ज्यादा हुआ है और जो गरीब तबका है उसकी दौलत में इजाफा 1.4% हुआ है, 1.4%। एवरेज अगर निकालिएगा तो लगभग दुगना या तिगुना महंगाई इस दौर में बढ़ती चली गई। जो इन्फ्लेशन रेट था वह लगभग 3, 4, 5, 6% तक गया और ओवरऑल देखिएगा तो वो 3.5 से 4% के बीच में महंगाई रेंगेगी। लेकिन गरीबों की पूंजी 1.4% बढ़कर भी और कम हो गई। यानी भारत के भीतर असमानता दूर कैसे होगी यह सवाल नहीं है। सवाल है कि भारत की राजनीति के भीतर अब कांग्रेस को समझ में आ गया कि इस असमानता को भी राजनीतिक तौर पर उठाने की जरूरत है। क्योंकि एक सच यह भी एक दूसरी रिपोर्ट बतलाती है, उससे पहले इस रिपोर्ट में एक जिक्र और है कि दरअसल 80% दौलत इस देश के सिर्फ 2 लाख परिवारों के पास है। जिस दूसरी रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं वो है विनर टेक ऑल इन इंडियाज न्यू इकोनॉमी। इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि 80% दौलत और धन सिर्फ इस देश की 20 कंपनियों के पास है, टॉप मोस्ट 20 कंपनी। और संयोग ऐसा है कि टॉप मोस्ट 20 कंपनियों में से 99% गुजरात से आती हैं, उसमें अंबानीज भी है, उसमें अडानीज भी है। और निफ्टी के भीतर बीते 10 बरस में जो 116 लाख करोड़ की पूंजी बनी, उसमें भी 80% हिस्सा सिर्फ 20 कंपनियों के पास चला गया। तो असमानता का पैमाना भारत की मार्केट इकोनॉमी की सोच या कैपिटलिज्म की सोच या भारत को विकसित बनाने की सोच या उस दिशा में जो भी पॉलिसी अपनाई जाती है, क्या उस पॉलिसी में अब अगर सत्ता परिवर्तन की दिशा में कांग्रेस सोच रही है तो क्या उसके पास किसी विजन के साथ अब वो नए वक्त में नई पॉलिसी के साथ खड़ी होगी? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दौर में अगर आप ध्यान देंगे तो तमाम राज्यों के चुनाव के दौर में गरीबों को कौन कितना क्या कुछ दे सकता है, पूरा विजन इसी पर टिका रहा। किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी, मुफ्त बिजली 100 यूनिट तक मिल जाएगी, पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी, हर महिला को कहीं 1,000 कहीं 1,500 अब 3-3 हज़ार तक का जिक्र हो रहा है दिया जाएगा, गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में लाडली योजना लाकर शुरू कर दी गई, 1,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं 23 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए, जो बढ़ते बढ़ते 3,000 चला जाएगा। राजस्थान के भीतर मिनिमम गारंटी इंडियन बिल लेकर आया गया जो सोशल सिक्योरिटी सिटीजन्स को देगा। मध्य प्रदेश राजस्थान के भीतर जबकि लोअर पर कैपिटा इनकम है, तो एक ऐसी परिस्थिति में है कि राज्य की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी में इजाफा लोगों की भागीदारी के साथ कैसे हो, इसका कोई विजन देश के पास नहीं है। लेकिन जो भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में कितना दिया जा सकता है, केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की और तमाम राजनीतिक दलों ने इसको अपना लिया। लेकिन ऐसी भागीदारी जिसमें इस बात का जिक्र हो कि पूंजी से पूंजी नहीं बनेगी, यानी रुपए से रुपया ना बने, बल्कि इस देश के मेहनत मशक्कत करने वाले लोगों के खून पसीने की कमाई और खून पसीने की मेहनत के जरिए यह देश डेवलप करना शुरू करे, यानी सोशलिज्म का एक ऐसा चेहरा जो भारत ने आजादी के बाद अपनाया जरूर, लेकिन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अपनाया और जिसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो बाद में भी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने जिस इकोनॉमिक पथ को इस देश में लागू किया, उसी इकोनॉमिक पथ पर उसके बाद तमाम प्राइम मिनिस्टर चलते चले गए, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चले और यहां तक कि उस राजनीति और उस कॉरपोरेट प्रेम और उस इकोनॉमी और उस मार्केट इकोनॉमी को इस दौर में मोदी भी नहीं छोड़ पाए। तो क्या वाकई भारत के भीतर का एक राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दिशा में जाने को तैयार है, या महज यह एक सिर्फ राजनीतिक शगुफा है जिसमें इस देश के भीतर में पिछड़े तबके के भीतर एक हलचल मच जाए? एक सियासी तौर पर इस देश के शुल्क ट्राइब और ओबीसी के वोट बैंक या सोशल इंजीनियरिंग का जो पार्ट कमंडल की राजनीति को थामते हुए अब मंडल की राजनीति में बीजेपी कूदी है, तो उसके
आगे उसकी राजनीतिक काट उसी नारे को नए सिरे से नए तरीके से मथने को लेकर लगाई गई, या वाकई किसी राज्य के पास ऐसी कोई प्लानिंग है? कुछ प्रयोग, चाहे वो मोटे अनाज का हो, चाहे गोधन को लेकर हो, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जरूर किया है। चाहे वो गोबर तक का हो या गाय के पेशाब तक का हो। यानी इस देश की अपनी ऊर्जा के जरिए जिन बात का जिक्र होना चाहिए, वो बात इस दौर में कांग्रेस के एक राज्य ने अपनाई और दिखाई भी। लेकिन ध्यान दीजिए, स्वदेशी का नारा तो आरएसएस लगाती थी। स्वदेशी की राजनीति को साधने के लिए संघ ने एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को पद छोड़ने तक पे मजबूर किया, क्योंकि तब स्वदेशी का जिक्र था और स्वदेशी के जरिए इस देश की इकोनॉमी का जिक्र था। उस दौर में कांग्रेस कॉरपोरेट के साथ खड़ी थी, मार्केट इकोनॉमी के साथ खड़ी थी। तो क्या यह पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल वे में इस देश के सामने अब आकर खड़ा हो रहा है, या भारत की राजनीति ने जो नए रास्ते को चुना और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक को हिलाकर रख दिया, तब विपक्षी राजनीतिक दलों के सामने राजनीतिक तौर पर यही चुनौती थी कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी की उस राजनीतिक नब्ज को पकड़ें और उसके समानांतर एक बड़ी लकीर खींचें, जिसमें इससे बड़ी सेंध राजनीतिक वोट को लेकर लग नहीं सकती है। तो क्या वो लगा दी गई? और अगर वो लग गई है तो फिर यकीन मानिए चारों राज्यों में या पांचों राज्यों में बीजेपी जीत नहीं पाएगी। और अगर वो राजनीति चल पड़ी है तो फिर लोकसभा इलेक्शन भी 200 के नीचे बीजेपी आकर खड़ी हो जाएगी। बीजेपी के भीतर चिंतन मनन हड़कंप इसी बात को लेकर है कि अब किस रास्ते चले, किस तौर पर चलें, क्योंकि जो कंट्रडिक्शंस विपक्ष के थे उन्होंने एकजुट होकर एक साथ आकर उस कंट्रडिक्शन को खारिज किया, जिसका लाभ बीजेपी उठा रही थी। और उसके आगे एक लकीर भरकर कांग्रेस ने जब ओबीसी का सवाल और आरक्षण का सवाल इस देश के डेवलपमेंट प्रोसेस से जोड़ने की स्थिति में, और हिंदुत्व और मुस्लिम नहीं बल्कि इस देश की विकास का स्वरूप क्या होना चाहिए उससे जोड़कर जब सामने रखा है, तो 3 सवाल सबसे बड़े आखिर में आकर खड़े हो गए हैं। इस दौर में अब बीजेपी क्या करेगी? इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर कल तक ओबीसी कहते थे, अब गरीबों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो इस देश के भीतर की गरीबी और असमानता का भी है। तब सरकार अब क्या करेगी? और उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस इस तर्ज पे आगे निकल चली है, तो क्या यह उन क्षत्रपों के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है, जो क्षत्रप अभी तक मानते रहे कि उनका एक वोट बैंक तो सुनिश्चित है? क्योंकि राजनीति अपने तौर पर सत्ता चाहती है, और अभी तक कांग्रेस की राजनीति जो थी वो शायद इस देश के भीतर में एक आदर्श स्थिति को लेकर चला करती थी, जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया भी रेंगता था। लेकिन पहली बार चुनावी जीत के लिए कांग्रेस ने एक पैराडाइम शिफ्ट अगर किया है, या कहें हिस्टोरिकल यू टर्न अगर लिया है, वह भी जाति को लेकर, तो भारत की राजनीति और भारत का समाज दोनों नए तरीके से इस देश के सामने आकर खड़ा होगा, या इस राजनीति से धोखा खाने के बाद इस देश में संघर्ष की आहट आपको सड़क पे सुनाई देगी, यह भी याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।